बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीदुल्लाह खान। ख़वातीन व हज़रात, अगर मैं ये कहूँ कि आईनी तरामीम सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना, नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के हाथ पांव बांध कर रखना, एक और आईनी अदालत का क़याम, जजों में पसंद और नापसंद सियासी हरीफों यानी इमरान खान और उनकी जमात को दीवार से लगाने, अवाम के इजहार राय पर पाबंदी, दहशतगर्दी की लहर, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से ज़्यादा अहम और ज़रूरी इशू जिस पर तवज्जो देने की और उस पर बात करने की और उसका हल निकालने की ज़रूरत है, वो कुछ और है। तो आपको ये बात अजीब सी लगेगी, लेकिन मुझे अर्ज़ करने दें कि पाकिस्तान एक बार टूट चुका है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाली कौमों में वफाक से अलहदगी का बीज बोया जा रहा है। पश्तून इकट्ठे हो रहे हैं, बलोच एक झंडे तले जमा हो रहे हैं, अलहदा वतन की दबी दबी आवाज़ें उभर रही हैं। तो यकीन जाने कि पाकिस्तान की सालमियत को सबसे ज़्यादा ख़तरा अगर किसी बात से है तो वो यही है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं हो रही। मुल्क के एक हिस्से में बिजली 5 रुपए फ़ी यूनिट और दूसरे हिस्से में टैक्स मिलाकर 1 यूनिट 80 रुपए का फरोख्त हो रहा है। पंजाब हाकिम है और दीगर महकूम। इससे कौमी तअस्सुबात, बाहमी तकसीम और नफरतें जन्म ले रही हैं। हमारा इत्तेहाद और यगांगत टूट रही है और हम एक खौफनाक मुस्तकबिल में दाखिल हो रहे हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए मंजूर पश्तीन की क़यादत में पश्तूनों के हालिया जिरगे का तस्करा करूंगा, जिसे पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने पाबंदियों के बायस मुकम्मल कवरेज नहीं दी। बेशतर पाकिस्तानी ये नहीं जानते कि हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं और हम गैर ज़रूरी बातों में उलझे हुए हैं। देखिए, 24 करोड़ लोगों का मसला आईनी तरामीम नहीं है। नया चीफ जस्टिस कौन होगा, क्या करेगा, ये हमारा इशू नहीं है। गुर्बत और बेरोजगारी भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन जिस मसले पे मैं बात कर रहा हूँ इस पर तवज्जो न दी गई तो खुदा न खास्ता ये मुल्क ही बाकी नहीं रहेगा। हाल ही में मंजूर पश्तीन ने अपने मुतालबात पर मुश्तमिल 22 नुकात पेश किए हैं। पश्तून दीवार से लगाए गए, बलोच तन्हाई महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान बस दिखावे को उनका वतन है। हमें इस मौजू पर बात करना होगी इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। गुज़िश्ता हफ्ते जमरोद के इलाके यानी खैबर ज़िला में जो पश्तूनों का जिरगा हुआ, उस मकाम का इंतखाब ही अलार्मिंग है। ये वो जगह है जहाँ से डेवरेंट लाइन की बात शुरू होती है। ये वो मकाम है जहाँ से अफ़गानिस्तान की सरहद शुरू होती है। ये वो इलाका है जहाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद को बैनुल अक़वामी तकसीम नहीं माना जाता और दोनों अतराफ के पश्तून ये समझते हैं कि बरतानिया ने उनकी वहदत को पारा पारा किया और उन्हें तकसीम कर दिया। सरहद के साथ बसने वाली पश्तून आबादी आज़ादी से आर पार जाना चाहती है और तिजारत करना चाहती है। यही वो इलाका है जहाँ मंशियात को मुज़र सियत गैर कानूनी और उसकी खरीदो फरोख्त को गलत ख्याल ही नहीं किया जाता। यही वो मकाम है जहाँ चर्च की मंडी लगती है। ये वो जगह है जहाँ असला तैयार होता है और मुल्क के दीगर हिस्सों में गैर कानूनी तौर पे फरोख्त होता है। यहाँ जराइम पेशा लोग पनाह लेते हैं, इसलिए इस इलाके का अपना एक मखसूस कल्चर है। फिर इस मकाम से आज़ादी की जंगें लड़ी गई। दूसरी बात यह है कि पश्तूनों के तमाम कबाइल को इस जिरगे में मंजूर पश्तीन ने बदू किया और वो शरीक भी हुए। फिर हुकूमत की हमाकत, बेतदबीरी और ज़िद व हरदर्मी से ऐसे हालात पैदा किए गए कि जिरगा की तशहीर हो गई, सनसनी खेजी पैदा की गई और खामोश शख्सियत जो लाताल्लुक थी इस जिरगे से पाबंदियों के जरिए जोड़ दिया गया उसे। अब आते हैं कि इस जिरगे में हुआ क्या। पहले रोज स्टेज से पश्तूनों पर बीतने वाली कहानी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और गुज़िश्ता 20 साल में दहशतगर्दी और मिलिट्री ऑपरेशंस के नतीजे में KPK में जो नुकसानात हुए उसकी तफसील PTM ने जारी की, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 2 दहाइयों में यानी 20 साल में जब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आया 9/11 के बाद, और उसने यहाँ जंग लड़ी तालिबान के खिलाफ और हमें ज़ोर ज़बरदस्ती मजबूरन उस जंग में शरीक होना पड़ा, तो उसके नतीजे में 76,584 शहादतें हुई सिर्फ KPK में एक सूबे के अंदर। इनमें 1,375 लोग मशनान थे यानी अपने कम्युनिटी के लीडर्स थे। तकरीबन 3,000 मजहबी रहनुमा या उलमा को भी कत्ल किया गया। 6,700 लोग आज तक गायब हैं यानी मिसिंग हैं। 57 लाख लोग अपने घर और इलाके छोड़ने पर मजबूर हुए।
23 लाख लोग बेघर हुए, 3,70,000 घर, स्कूल, मसाजिद और दीगर सरकारी इमारतें जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। मंजूर पश्तीन ने जो 22 नुकात पेश किए, ये दरअसल एक एहसास महरूमी है, गुस्सा है, दुख है, दर्द है। अभी ये नफरत और अदावत की शक्ल इख्तियार नहीं कर रहा। पहले हम ये जायजा लेते हैं कि ये 22 नुकात हैं क्या। नंबर 1, फौज और तालिबान 2 माह के अंदर इलाका छोड़ दें। बसूरत दीगर जिरगा फिर ये फैसला करेगा कि इलाका कैसे खाली कराना है, और ये आईन पाकिस्तान के तहत ऐसा मुमकिन नहीं है। अलबत्ता फौज की क़यादत से मुशावरत मुमकिन है कि किस तरह से इस जंग को किसी और अंदाज में लड़ा जाए। क्या ये मुतालबा मान लिया जाए कि ये इलाका उनके हवाले कर दें, फौज भी वापस आ जाए और फिर दहशतगर्द जाने और मकामी लोग जाने? ऐसा होता नहीं है, दुनिया भर में कहीं भी ऐसा नहीं होता। इसकी कोई और सूरत निकालनी पड़ेगी। दूसरा नुक्ता यह है कि एक रजाकार फौज तश्कील दी जाए जिसमें कोई 30,000 अफराद हों, या शायद इस पे मुझे फिगर जो है वो भूल रही है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी मलेशिया, एक ऐसी रजाकार फौज तश्कील दी जाए जो इलाके में मुतबादिल के तौर पे अमन कायम करे। आईन किसी मुसल्लह प्राइवेट लश्कर की इजाज़त नहीं देता और इस पर बात नहीं हो सकती। अलबत्ता मामनत हासिल की जा सकती है, जैसे कि पहले भी हासिल की जा रही थी, कि वॉलंटियर्स हैं वो फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ें। ऐसी कोई सूरत निकाली जा सकती है। नंबर 3, जिरगा का एक मरकजी सेक्रेटेरिएट कायम किया जाए जो राब्ते का काम करे और मुतालबात पर अमल दरामद पर नजर रखे। अगर इस शिक को आप देखें तो ये एक मुतवाजी गवर्नमेंट का सेक्रेटेरिएट जो है वो करार दिया जा सकता है। काम क्या करेगा, इस पे जो है वो गुफ्तगू शनीद होनी चाहिए। नंबर 4, आईन के तहत फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और वो सियासत से दूर है। ये चौथा उनका मुतालबा है। जाहिर है कि इस मुतालबे से किसी को एतराज़ नहीं हो सकता और पाकिस्तान में इसके ऊपर कंसेंसस है। सारे के सारे लोग जो हैं पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि फ़ौज का आइन के अंदर जो रोल है वो सरहदों की हिफाजत करना है, मुल्क की सालमियत है और वो उसी तक महदूद रहे। ज़ाहिर है, इस पर कोई दो राय नहीं है। नंबर 5, ये कहा गया कि तवील अफगान सरहद के साथ 1923 के बरतानवी कानून के मुताबिक आज़ाद तिजारत की सहूलत वापस की जाए। आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँगा कि तिजारत के नाम पे जो स्मगलिंग होती है वो उसकी इजाज़त मांगी जा रही है, लेकिन इसको समझना पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में ज़रा मुश्किल है, इसलिए कि जो सरहदों पे लोग रहते हैं उनके रोज़गार का ज़रिया ये है कि वो कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं और कुछ वहाँ से यहाँ लेके आते हैं। तो इस पर बात हो सकती है, महदूद गुंजाइश निकाली जा सकती है, लेकिन स्मगलिंग से टैक्स का सारा निज़ाम ज़मीन बोस हो जाता है और हुकूमत की रिट मईशत के ऊपर ख़त्म हो जाती है। तो एक महदूद पैमाने पे इंडिविजुअल्स को ये इजाज़त दी जा सकती है कि वो 5 किलो 3 किलो या इतनी चीज़ें ले जा सकते हैं और ला सकते हैं, जिससे ओवरऑल मईशत के ऊपर को बहुत ज़्यादा असर न पड़े। छठा नुक्ता यह है कि KPK के जिन इलाकों में बिजली पैदा होती है वहाँ बिजली मुफ्त तकसीम की जाए और बाकी सूबे में 5 रुपए फी यूनिट बिजली दी जाए। अब इसके लिए ज़ाहिर है उनको एक जवाब मिल गया है कि जो हमने आज़ाद कश्मीर में देखा कि जिस तरह वहाँ लोगों के हजूम निकले और सारे आज़ाद कश्मीर के लोग इकट्ठे हुए, मुत्तहिद हुए और जिस तरह से उन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया, उन्होंने बिल्कुल एक तरह से कानून को, गवर्नमेंट को मफलूज करके रख दिया था और ज़बरदस्ती उन्होंने अपना ये मुतालबा मनवाया, जो किसी हद तक जायज़ भी है। अगर आज़ाद कश्मीर बिजली पैदा करता है, बहुत ज़्यादा बिजली पैदा करता है, तो फिर उनका हक है कि उनको ऐसे निर्खों पे दी जाए कि जो अफोर्डेबल हो। तो ये मुतालबा भी एक हद तक जायज़ है कि जब KPK में भी पानी से बिजली बनती है या दीगर ज़राए से बिजली बनती है तो कम अज़ कम उस इलाके को बिजली फ्री भी मिलनी चाहिए और बाकी सूबे को भी उसका फ़ायदा होना चाहिए और कम पैसे जो है उनसे कम लागत ली जानी चाहिए। 7वां नुक्ता यह है कि सूबे के तमाम वसाइल का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। ज़ाहिर है ये काम तो हुकूमतों का है, लेकिन अगर हुकूमतें बददियानत हैं, हुकूमतें खाइन हैं और वो सूबों के वसाइल पे लूट मार करती हैं तो डाटा इकट्ठा करने में तो कोई हरज नहीं है, एक रिकॉर्ड के तौर पे। नंबर 8, कबीलों के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए कमेटी कायम की जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है और इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है कि पश्तूनों के जो कबाइल हैं उनके जो बाहम तनाज़ात हैं और जो खून खराबा होता है उसके लिए कमेटी कायम की जाए और उसको एक अथॉरिटी दी जाए कि वह अमन कायम करे। नंबर 9, जिरगा तमाम बेघर IDPs को उनके इलाकों में पुरअमन वापसी और बहाली का काम शुरू करे। इस पे भी किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। नंबर 10,
KPK को बिजली, पानी और गैस तरजीहन फराहम किया जाए। जिस इलाके में जो भी वसाइल होते हैं तरजीहन उनका हक होता है, इस पर कोई एतराज़ नहीं है। फिर कहा गया कि तमाम सियासी कैदी रिहा किए जाएं। ज़ाहिर है कि हम इस मुतालबे की भी हिमायत करेंगे। 12वां मुतालबा यह था कि तमाम ब्लॉक शुदा तमाम शनाख्ती कार्ड जो है वो बहाल किए जाएं, यानी जो लोग PTM से वाबस्ता थे और उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए थे उन्हें बहाल होना चाहिए। नंबर 13, जमरूद में जिरगा की तैयारी के दौरान तसादम और हलाकतों की अदालती तहकीकात कराई जाएं। बड़ा मुनसिफाना मुतालबा है, इसमें कोई इसका जवाब मौजूद है और ऐसा होना चाहिए। नंबर 14, KPK हुकूमत असम्बली से बिल पास कराए और माहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। दुरुस्त है, और इस पर मान भी गए हैं KPK के जो चीफ मिनिस्टर हैं गंडापुर साहब, उन्होंने ये कहा कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लोगों का इत्तेमाद पे लेंगे और इस पर पेशरफ्त जो है उससे आगाह करेंगे। नंबर 16, पाकिस्तान को एक नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है जिसमें बदलते हुए हालात और तकाज़ों के अलावा माजी के तजर्बात की रोशनी में एक बेहतर सूरत हाल पैदा करके मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। ज़ाहिर है कि इस पर किसको एतराज़ हो सकता है, ये मंजूर पश्तीन का और पश्तूनों का बिल्कुल मुनसिफाना मुतालबा है। इसके अलावा मज़ीद 6-7 मुतालबात ऐसे हैं जिसमें ज़ाहिर है कि ये कहा गया कि अगले इतवार को सारे अजला में जो है वो मुजाहरा किया जाए ताकि एक तकरार से हम इन मुतालबात को गवर्नमेंट के सामने पेश कर सकें। या कुछ ऐसी नुकात हैं कि जिस पे अमूमी नौइयत के मसाइल हैं। हम अब आते हैं पश्तूने के इस जिरगे से क्या हालात जन्म लेंगे और इसके नताइज क्या होंगे। सबसे पहले तो ये बात आप जहन में रखें कि KPK और बलूचिस्तान में कौम परस्त जमातों की सियासत पे एक सवाल उठ गया है और ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि सूबाई, इलाकाई और कौम परस्ताना ख्यालात रखने के बावजूद ये जो रिवायती हमारी कौम परस्त जमातें थीं, ये जमातें मरकज़ से जुड़ी हुई थीं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा थीं और कौमी एजेंडे पर मुल्की जमातों के साथ मिलकर इत्तेहादी सियासत कर रही थीं। ये जमातें आईन पाकिस्तान को हर्फ बहर्फ तस्लीम करती थीं और उसके ताबे थीं और कभी भी बगावत की तरफ माइल नहीं हुई। PTM की वजह से समद खान अचकज़ई के फर्जंद महमूद खान अचकज़ई की 50 साल पुरानी जमात पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बाचा खान यानी खान अब्दुल गफ्फार खान, फिर उनके फर्जंद खान अब्दुल वली खान, फिर उनके पोते अस्फंदियार वली खान और फिर पड़पोते एमल वली खान की जमात अवामी नेशनल पार्टी की सियासत को भी धचका लगेगा। उनकी मकबूलियत में बहुत हद तक कमी आई है। अगरचे PTM की जदोजहद अभी पूरी तरह वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं हुई, लेकिन आइंदा इलेक्शन में पश्तून बेल्ट में अगर मंजूर पश्तीन हर जगह से उम्मीदवार खड़े करते हैं तो ऐसी सूरत हाल में वो कौम परस्त जमातों यानी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। नंबर 2, पश्तूनों के बाद बलोच भी इस किस्म का जिरगा करेंगे। इसके बाद कोयटा के हज़ारा कबाइल ये रास्ता अख्तियार करेंगे। हो सकता है महाजरों में एक बार फिर सिंधियों के खिलाफ और नफरत जन्म ले, जिसका खमियाजा हमने कराची के फसादात की सूरत में 30 साल देखा। अल्ताफ हुसैन खुल्लम खुल्ला बगावत पर उतर आए थे और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने एक बेहतर तदबीर से उन्हें क़यादत के मनसब से यूं फारिग कराया कि उनकी जमात के अंदर से बगावत कराई और नई जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वजूद में आई। यकीनी तौर पे पश्तून जिरगे के बाद महाजरों के अंदर कुछ अरसे बाद दोबारा महाजिर कौमी मूवमेंट का हया हो सकता है। फिर सिंधी, पंजाबी, सराइकी, कश्मीरी, शुमाली इलाका जात के लोग और दीगर छोटी कौमें भी ये रवैश इख्तियार कर सकती हैं और ये ऐसा सैलाब बह निकलेगा कि इसके आगे बंद बांधना नामुमकिन हो जाएगा। नंबर 3, कौमियतों के बाद ये मसला ज़बान की बुनियाद पर, मजहबी तफरीक और तासब की बुनियाद पर खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान एक वाज़े और मुकम्मल मेजॉरिटी सुन्नी स्टेट है। कल शिया भी एहसास तन्हाई महसूस करके अपना जिरगा कर सकते हैं, फिर कादियानी इकट्ठे हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में दीगर ज़बानें जैसे हिंद को बोलने वाले हैं और सराइकी बोलने वाले हैं, वो अपने अपने मुतालबात ला सकते हैं। हम माजी में इसका एक तल्ख तजर्बा कर चुके हैं। ढाका हमारे लिए एक मिसाल और केस स्टडी है। शेख मुजीब रहमान ने जब जदोजहद शुरू की तो बरतानवी दौर में और तकसीम हिंद से पहले एक मकबूल तालिब इल्म रहनुमा थे जो कौम परस्ताना, अलहदगी पसंद और सेकुलर नजरियात नहीं रखते थे। तब वो मुस्लिम कौम परस्ती के हामी थे, मुस्लिम लीग का हिस्सा थे और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से बहुत करीब थे।
जब पाकिस्तान बना तो वो बंगाल कौम परस्ती और सेकुलरिज्म की तरफ माइल हुए। 50 की दहाई में शेख मुजीब ने अवामी लीग की बुनियाद रखी और पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 60 की दहाई में वो मशरकी पाकिस्तान के मकबूल तरीन और मुतफिका लीडर इसलिए बन गए कि मगरबी पाकिस्तान ने मशरकी पाकिस्तान के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा और बंगाल के एहसासी महरूमी को लेकर शेख मुजीब रहमान ने बंगाली कौम परस्ती के जिन को बोतल में से बाहर निकालकर चारों तरफ नफरत और अदावत के बीज बो दिए। इसी 60 की दहाई के आखिर में शेख मुजीब रहमान को यह मौका मिला कि वो मुल्क में फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान के मार्शल के दौरान 6 नुकात पेश करें जो दरअसल एक मजबूत बुनियाद फराम करते हैं एक ऐसी रियासत का जो आज़ाद हो, खुद मुख्तार हो और बंगाली कौम को अपने वसाइल के इस्तेमाल पर अपने इख्तियार के साथ मुकम्मल खुद मुख्तारी की राह हमवार करे। अगर मंजूर पश्तीन के 22 नुकात को समझना है तो शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात इसमें मदद देते हैं। ये 6 नुकात क्या थे, एक सरसी सा जायजा लेते हैं। पहला नुक्ता, करारदाद लाहौर की रूह के मुताबिक एक वफाकी आईन के जरिए मुकन्नना की बालादस्ती यानी फौज की सियासत से दूरी और पार्लिमानी तर्ज हुकूमत के हवाले से। दूसरा नुक्ता जो उस वक्त बहुत नामुनासिब लगता था लेकिन आज के हालात में कदरे काबिल कबूल लगता है, वो ये था कि वफाक सिर्फ दिफा और अमूर खारजा के महकमे अपने पास रखे और बाकी सूबों के हवाले कर दे। हमने हाल ही में 18वीं तरमीम की सूरत में या उसके ज़रिए सूबों के इख्तियारात बढ़ाकर इस हकीकत को तस्लीम किया है कि मरकज़ में इख्तियारात की मरकज़ियत से सूबों में एहसास महरूमी पैदा होता है। याद रहे कि आज हमारे चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर बाहम जुड़े हुए हैं, लेकिन तब मशरकी पाकिस्तान हज़ारों किलोमीटर दूर था, ज़बान मुख्तलिफ थी और मिजाज में भी फ़र्क था। तीसरा नुक्ता यह था कि दो वफाकी इकाइयों यानी मगरबी और मशरकी पाकिस्तान की अपनी अपनी करेंसी हो। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर एक करेंसी हो लेकिन ऐसा निज़ाम तश्कील दिया जाए कि मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान करेंसी मुंतकिल ना हो सके। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये था कि बंगालियों की आमदनी इधर कराची मुंतकिल ना हो बल्कि वहीं ढाका में ही खर्च हो। चौथा नुक्ता यह था कि मुल्क के दोनों हिस्से अपने अपने तौर पर टैक्स वसूल करें और मशरकी पाकिस्तान मरकज का हिस्सा देने के बाद अपने महसूलात अपने ऊपर खर्च कर सके। पांचवा नुक्ता यह था कि ज़र मुबादला के ज़खायर मुश्तरका हों लेकिन दोनों हिस्सों के अलग अलग अकाउंट्स हों। छठा नुक्ता यह था कि मशरकी पाकिस्तान को यह हक हो कि वह अपनी मुसल्लह मलेशिया रखें। अब इन नुकात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि न तो मगरबी पाकिस्तान इन नुकात को मनवन कबूल कर सकता था न बिल्कुल मुस्तरद, और एक गुफ्तो शुनीद से दरमियानी राह निकाली जा सकती थी। लेकिन इसी सोच और फिक्र के साथ शेख मुजीब ने 1970 का इंतखाब जो है वो लड़ा और उसमें भरपूर कामयाबी हासिल की और भारी अक्सरियत से मशरकी पाकिस्तान के वाहिद मकबूल तरीन और मुत्तफिका लीडर के तौर पर उभरे। इसके बाद अगर मरकजी हुकूमत कायम करने के लिए उनके हक को तस्लीम किया जाता तो ये मशरकी पाकिस्तान के लिए इन 6 नुकात से बढ़कर फायदे की बात थी, क्योंकि वो मुल्क के दोनों हिस्सों पर हुकूमत करके मुतमईन हो जाते। लेकिन फौजी हुकूमत के मार्शला और ताकत के नशे ने मामला खराब कर दिए और बिलाखिर पाकिस्तान टूट गया। ये पस मंज़र बयान करने का मकसद ये है कि अगर आज हम मंजूर पश्तीन के 22 नुकात मुस्तरद कर दें और बातचीत के दरवाजे बंद करके पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी भी आयद कर दें तो फिर खुदा न खास्ता पश्तूनिस्तान के अलग मुल्क बनने का रास्ता जो है उसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए काबिल कबूल नुकात पर बातचीत से ज़्यादा अहम जो है वो ये है कि पश्तूनों के एहसास महरूमी को दूर करके आगे बढ़ा जाए। मेरा ख्याल है इस मौजू पर कौमी सतह पर और बड़े पैमाने पर तबादला ख्याल की ज़रूरत है। इससे लोगों को अपने दिल की भड़ास निकालने और उनके गम का कदरे मदावा करने, तसल्ली देने और नफरत, कदूरत और गुस्सा कम करने का भी मौका मिलेगा। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि हम एक बेहतर माहौल में दाखिल हो सकेंगे और लोगों में ये एहसास उजागर होगा कि रियासत बेहिस नहीं है और वो मसाइल हल करना चाहती है। इससे रियासत के माँ के दर्जे को भी तस्लीम किया जाएगा।
और पंजाब के बड़े भाई का रुतबा भी बहाल हो सकेगा। आखिरी बात यह है कि पंजाब को दिल कुशादा करना होगा और खुले दिल से ये तस्लीम करना होगा कि उसने माजी में छोटे भाइयों के हक पर डाका डाला और वो उन्हें उनका हक वापस करने के लिए तैयार है। इससे पंजाब ही का फ़ायदा है। ख्वातीन व हज़रात, इस गुफ्तगू के किसी भी हिस्से से ये मतलब अखज़ न किया जाए कि मैं कौमी वहदत के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ या गैर ज़रूरी तौर पर आपको डरा रहा हूँ। ये हक़ाइक़ हैं, मुनासिब वक्त पर बयान किए गए हैं और आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आप कमेंट्स करें या अपना वीडियो पैगाम मुझे अरसाल करें, मैं आपकी राय को कल के प्रोग्राम में शामिल करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे दरमियान भाईचारा, अखुवत और इत्तेहाद बरकरार रखे, पाकिस्तान कायम व दायम रहे और हमारे दुश्मन जो हमें तोड़ना चाहते हैं नाकाम व नामुराद रहें। आमीन। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।